हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम में हम पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में, होल नंबर। और पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। उसके बाद हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देन सीखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। और लास्ट में हम सीखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो आज की हम इस वीडियो में पहले सीखेंगे प्राकृतिक संख्या, उसके बाद सीखेंगे पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, फिर अभाज्य संख्या है, फिर भाज्य संख्या है, फिर सम संख्या है, फिर विषम संख्या है। इन टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे प्लस क्वेश्चन। उसके बाद हम इसी में ऐड कर देंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पे रहेगा इवन, EVEN, इवन। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो इसको रफ करके पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद हम आगे के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। पहला डालेंगे हेडिंग प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इन्हें हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या। और इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? सिंपली प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जो एक से आरंभ होती और अनंत तक जाती है। क्या कहा मैंने? वे संख्याएं जो एक से आरंभ हो रही है और अनंत तक जा रही है। अब अनंत तक जितना हम बढ़ाते जाएंगे एक से लेके आगे तक, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होंगी। तो क्या कहा मैंने? जो मैंने कहा उसको पहले लिखते हैं, फिर आगे समझते हैं। मैंने बोला वे संख्याएं जो एक से आरंभ हो रही है। कहां से? जो एक से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती है। उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। उन्हें बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं।
उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और दोस्तों इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखते हैं, ये है हमारा एन जो कि नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू हो रही है? एक से आरंभ हो रही है। एक से आरंभ होकर आगे तक हम बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको हम अनंत तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? इनको हम अनंत तक लेके जाएंगे। तो डिफिनेशन है वे संख्याएं जो एक से आरंभ हो रही है। एक से आरंभ हो रही, इनका आरंभिक बिंदु जो है वो क्या है? एक। कहाँ से आरंभ हो रही है? एक से। आरंभ कहाँ से हो रही है? एक से। और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। ये है अनंत, अनंत तक जा रही है। तो एक से हम शुरुआत करेंगे और इनको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में केवल इतना ही था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अगर आपने प्राकृतिक संख्याओं को समझ लिया होगा तो पूर्ण संख्याओं को आपने मान लो समझ लिया, तो हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं। हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे होती है जो एक से आरंभ होती है और अनंत तक जाती है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपने पूर्ण संख्याओं को भी समझ लिया। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से आरंभ होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से आरंभ होती है बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो लिखते हैं वे संख्याएं जो शून्य से आरंभ होकर, कहां से? शून्य से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं। उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और फ्रेंड्स इनको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6, आगे हम कहां तक जाएंगे? अनंत तक। डिफिनेशन कह रही है कि वे संख्याएं जो शून्य से आरंभ हो रही है। शून्य से आरंभ हो रही है और कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। ये कहां से आरंभ हो रही है? ये आरंभ हो रही है 0 से। ये कहां से आरंभ हो रही है? 0 से। और ये कहां तक जा रही है? अनंत तक। कहां तक जा रही है? अनंत तक। तो W मीन्स होल नंबर, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या 0 से आरंभ होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि 0 के बाद हम आगे जितना जाएंगे वो होंगी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं। तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये चल रहा होगा
कि सर जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्या। तो दोस्तों आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन चल रहा हो कि जो जीरो है सर, जीरो, ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा कि जो ये जीरो है वो पूर्ण संख्याओं में आ रहा है, ना कि प्राकृतिक संख्याओं में। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिंपली हो जाएगा, जो जीरो है, जीरो, जीरो प्राकृतिक संख्या, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि जो जीरो है वो किसमें पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है पूर्ण संख्याओं में। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था, ये आंसर। तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जो होती है वो जीरो से होती है। इस वजह से जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो है पूर्ण संख्या है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, अगर आपने पूर्ण संख्याओं को समझ लिया है तो आपने पूर्णांक को भी समझ लिया है, क्योंकि जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याओं से ही रिलेटेड है। क्या है? पूर्णांक। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। इससे पहले हमने पढ़ा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो जीरो से आरंभ होती है और अनंत तक जाती है। अगर आपने समझ लिया है तो इनको भी समझ लेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐड कर देते हैं हम। वो संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं उनको अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऐड कर देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी पूर्णांक। तो क्या कहा मैंने? जो मैंने लिखा, जो मैंने कहा उसको हम लिखते हैं। मैंने बोला वे संख्याएं, वे, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर, मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें बोलेंगे, उन्हें पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारी डिफिनेशन है। वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं उनमें हम ऋणात्मक संख्याएं मिला देते हैं, तो जो संख्याएं मिलती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। तो ये हमारी पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। और हम इसमें ऋणात्मक संख्या मिला रहे हैं। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्या वे होती जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है। -1, -10, -100, -99। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? ये सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और इन्हीं को हम ऐड कर देंगे पूर्ण संख्याओं में। तो -1, -2, -3, और ये कहां तक? आगे तक। और ये सारी संख्याएं क्या होंगी? ये सारी संख्याएं पूर्णांक हमारी होंगी, इंटीजर होंगे। और ये जो हमारे इंटीजर है, जीरो के जो
राइट साइड में इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और जो हमारे जीरो के लेफ्ट साइड में है इनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। जो हमारा जीरो है वो है शून्य, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे जीरो, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। तो ये सारी संख्याएं जो हमारी हैं ये सारी संख्या हमारी पूर्णांक है, और जो जीरो के राइट साइड में होती है उनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो के लेफ्ट साइड में होती है उनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है जीरो को बोलेंगे शून्य पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे जीरो इंटीजर। बस ये इतना था। और इन तीनों से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इन तीनों को कंबाइंड करके जोड़ के कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या सभी, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती है उनकी शुरुआत होती है जीरो से। तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में पाई जाती हैं, इस वजह से सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। उसके बाद एक नया क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, इसका अपोजिट, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ना। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो ऐड होता है जबकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा नहीं। फिर एक क्वेश्चन होता है, क्या सभी, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी
पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक है वो क्या होती है, जो पूर्ण संख्याओं में ऐड कर देते हैं कुछ निगेटिव नंबर को, वो हो जाती है क्या, पूर्णांक हो जाती है। तो पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है? पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक में क्या निगेटिव नंबर होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में निगेटिव नंबर नहीं होते हैं। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो हमने अभी तक पढ़ा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो उन सारे क्वेश्चनों को हमने लिख दिया है जो इससे रिलेटेड थे। इसके बाद हमारा आगे का टॉपिक आता है अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में इनको बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप आगे जब जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये चीज़ें मिलेंगी। ये तो मेन मिलना ही मिलना है, आप आगे क्लास अगर क्लास 11 12 में तो ये भी मिलेंगी। तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं? वे अभाज्य संख्या सिंपली वे होती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके जिनके केवल जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, और उन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को बोलेंगे क्या? अभाज्य संख्याएं। इनको हम ऋण संख्या भी कहते हैं। इनको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? ऋण संख्याएं। इनको हम ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, हम उनको जरा सा लिखते हैं। तो वो संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और हो जाएंगी 57 और हो जाएगा 61, हो जाएगा 67, 71, 79, 83, 89 और 97। ये 1 से लेकर 100 तक ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर सारी अभाज्य संख्याएं हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं, कोई छूटा तो नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 57, 61, 67, 71, 79, 83, 89, 97 और सही है। आई थिंक एक छोटा है 73। हाँ ये छूट गया था। तो एक बार गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये सारी अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 100 तक।
तो इनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं सर। तो अभी मैंने लिखा था 2, तो गुणनखंड को समझने के लिए हमने संख्या लिया 2, तो हम 2 को किन किन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। हम तो 1 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, और हम 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ आंसर आ जाएगा 1। तो सिंपली मान लिया 2 कोई संख्या, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो वो सेम संख्या 2 हो जाएगी। यानी कि कोई संख्या हम ले और उसको हम डिवाइड करें, अगर पूरी तरीके से वो विभाजित हो जा रही है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे गुणनखंड, यानी कितने बार किन किन टेबलों से वो पूरी तरीके से कट जा रही है। तो ये तो जो 2 है वो 1 से कट जा रही है पूरी तरीके से, और 2 से कट जा रही है, इसका मतलब 2 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं 2, और ये किसी से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद मैंने लिखा था 3, उसके बाद लिखा था 5, 5 को लिया, 5 को 5 को किससे हम काट सकते हैं, 5 को 1 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 को हम और किससे काट सकते हैं, 5 को 3 से नहीं काट सकते, 2 से नहीं काट सकते, 4 से नहीं काट सकते, 5 को 1 से काट सकते हैं, आंसर आ गया 1। यानी कि जो 5 संख्या है उसके 2 गुणनखंड है, एक तो 1, एक तो सम संख्या 5। तो आपने देखा कि कोई भी संख्या जो अभी मैंने लिखी थी उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो रहे, वो केवल 2 ही संख्याओं से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो रही थी, इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, 2 गुणनखंड थे, इस वजह से इनको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको देखते हैं। फैक्ट ये है, मैंने लिखा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे ऐसे ऐसे चलेंगी। तो फैक्ट ये है, पहला फैक्ट ये है, जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद दूसरा फैक्ट ये है, सबसे छोटी, क्या कहा मैंने, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, ये केवल अभाज्य संख्या थी, ये क्या है, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। दोस्तों मजे की बात यह है कि इसका आंसर भी 2 ही है, क्योंकि ये जो संख्या है 2, उसकी शुरुआत कहाँ से, अभाज्य संख्या की शुरुआत हो रही है 2 से, 2 से, 2 से, तो इस वजह से अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से, इस वजह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 ही, क्योंकि ये जो 2 है वो सम संख्या है, इस वजह से सबसे छोटी संख्या जो सम होगी वो क्या होगी, 2 होगी। उसके बाद एक और फैक्ट है, वो फैक्ट है सबसे छोटी, सबसे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, कौन सी है, 3, तो ये हो जाएगा 3। एक और है पॉइंट, वो है 2 केवल सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, संख्या है, बाकी सभी, बाकी सभी विषम
अभाज्य संख्याएं हैं। तो दो केवल समअभाज्य संख्या है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या है। ये जितनी सारी संख्याएं हैं वो केवल, उनमें केवल दो जो है वो समअभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी विषम है। ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, सारी की सारी कौन सी है? सारी की सारी विषम होगी। अब आगे जितना ज्यादा जाएंगे वो सारी की सारी विषम होंगी। आई होप अब आपको बात समझ में आई होगी। इसको रफ करके आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, कुछ और जरूरी बातें हैं, वो लिखेंगे। वो है 1 से 50 तक, 50 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती? 15। उसके बाद 50 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्याएं। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 10। तो इस प्रकार 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25 होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। इसके बाद बात आती है भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्या क्या होती है। हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्याएं, हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे थी जिनके दो गुणनखंड थे, जिनके केवल दो गुणनखंड थे। जो भाज्य संख्या होती है उनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी हो सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तो क्या कहा मैंने? वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। उन्हीं को बोलेंगे कौन सी संख्याएं? उन्हीं को बोलेंगे भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अच्छा सॉरी, सही लिखा मैंने। अरे भाई ये गड़बड़ हो गई। पॉज को कट कर देना फिर। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या जब हमने पढ़ी थी उसमें दो गुणनखंड थे केवल। जो भाज्य संख्या होती है उनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरीके से आगे जितनी जाएंगी वो सारी की सारी भाज्य संख्या होंगी। 4 भाज्य संख्या है। क्यों? ये 4 है। 4 को हम अगर 1 से डिवाइड करें, 1 से भाग दें तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कितना आ जाएगा? 4। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 2। अगर हम 4 को 4 से भाग करें कितना आ जाएगा? 1। तो देखा हमने कि 4 को 3 संख्याएं काट रही है। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या 4 है उसके 3 गुणनखंड होंगे। एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा वो स्वयं संख्या यानी कि 4। तो इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 3 गुणनखंड, यानी 2 से अधिक है। इस वजह से ये जो संख्या है वो क्या है? भाज्य संख्या। इस तरीके से जो सारी संख्या है इनके अगर हम गुणनखंड निकालेंगे 2 से अधिक होंगे। हो सकता है कि 3 हो सकता है कि 4 हो सकता है कि 5 हो।
तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सारी संख्याएं कहलाएंगी भाज्य संख्याएं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। एक फैक्ट है, वो फैक्ट है सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। दो क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके केवल दो गुणनखंड थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम संख्याएं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सम संख्याएं। हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं, हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट COM, कंपोजिट नंबर। सम संख्या बहुत ही आसान है। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वे संख्या होती है जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो, जो कंप्लीटली डिवाइड हो। क्या कहा मैंने? जो कंप्लीटली डिवाइड हो, उसको हम लिखते पहले। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। अगर कोई संख्या है वो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो जा रहा है, तो वो संख्या होगी सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? उससे पहले जो लिखा हुआ है पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होना, कंप्लीटली डिवाइजेबल। उसके बाद बात आती है कि वे संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगे अनंत तक। ये सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या है। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है, सम संख्याओं के इकाई, सम संख्याओं के इकाई के स्थान पर हमेशा, क्या? हमेशा या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या तो 8। ये हमेशा आपको मिलेगा। कोई आप संख्या लीजिए, सम संख्या होगी, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। एक संख्या मैंने लिया, ये कोई संख्या मैंने लिया, रैंडमली मैंने कोई संख्या लिया, ये इसका इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पर क्या है? 0। इसका मतलब जो संख्या होगी कौन सी होगी? सम संख्या, सम संख्या। कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो संख्या हमेशा सम होगी। इसके बाद बात आती है विषम संख्याओं की, कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। हमारा ये लास्ट टॉपिक है विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। सम संख्याओं के विषय में हमने सीखा कि सम संख्याएं वे थी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही थी, और जो विषम संख्याएं हैं वो होंगी जो 2 से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। तो लिखते हैं इसको पहले। क्या कहा मैंने? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित
ना हो। अगर कोई संख्या है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, वो कौन सी संख्या होगी? वो सम संख्या, सॉरी विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। तो विषम संख्याओं से रिलेटेड कुछ बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो विषम संख्या होती कौन सी है? जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरीके की संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। तो उससे पहले अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। पहला फैक्ट ये है कि अगर हम विषम संख्याओं को फिर विषम संख्याओं को ऐड कर दें तो सम संख्याएं आएंगी। जैसे कि हमने लिया 3, एक विषम संख्या 3 ली, दूसरी विषम संख्या ली 5, इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 8, जो कि ये एक सम संख्या है। एक और बात, अगर कोई विषम संख्या है, फिर कोई एक विषम संख्या है, एक और विषम संख्या है, अगर हम उनको ऐड कर देंगे तीनों को तो आ जाएगा विषम संख्या। रैंडमली मैंने लिया 5, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 5, इनको ऐड करेंगे कितना जगह? 5 5 10, 10 3 13, 13 आ गया। जो 13 है वो क्या है? विषम संख्या। तो आज का हमारा ये लेक्चर रहा। तो आई होप आपको जो हमने समझाने का कोशिश की, समझाने की प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। हमने आज के लेक्चर में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं को सीखा है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।